नाज़रीन, सीरिया से बहुत ही अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। एक से ज्यादा शहरों के अंदर अब यह जंग फैल चुकी है, जिसमें इजराइल हिमायती ग्रुप्स हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो दुरूज की है और वो दमिश्क की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो लड़ाई का आगाज भी हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज भी वहां पर हो रही हैं। और वही नाजुक घड़ी है कि तुर्की से मोबिलाइजेशन हो रही है, सपोर्ट आ रही है, लेकिन एक बड़े लेवल के ऊपर यह सपोर्ट आना है तो मामला जो है वो रुक नहीं रहा, डी एस्केलेट नहीं हो रहा, बल्कि एक उससे भी ज्यादा लेवल के ऊपर ज्यादा शहरों के अंदर ये लड़ाई फैलती चली जा रही है। और यमन की जानिब से मैसिव ऑपरेशंस रिपोर्ट हो रहे हैं और तल अवीव को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ अमेरिकी जो वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और F-18 को डबोने के बाद जो है अब यमन की जानिब से अमेरिका का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी निशाना बना दिया गया है। तो यमन को रोकने में अमेरिका पूरी तरह से नाकाम है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी आग जो है वो इजराइल के अंदर इस वक्त भी जारी है। 100 से ज्यादा फायर फाइटिंग टीम्स काम कर रही हैं, उसके बावजूद आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और एक बड़ा फिनोमेना देखा जा रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इजरायली जो हैं वो अपनी बस्तियां, अपनी सेटलमेंट जो वो छोड़कर भाग रहे हैं। इलीगल जो सेटलमेंट्स है, खासकर यरूशलेम के अंदर, वो सेटलमेंट्स खाली करके भाग रहे हैं, वहां से इवैक्यूएट हो रहे हैं और बाकायदा वहां से मतलब सबको छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। और बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज और जो फायर फाइटर्स हैं, जो सेटलर्स हैं, इनकी कैजुअलिटीज जो वो बताई जा रही हैं। तो ये आग जो है वो बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का कर रही है और अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। आधे से ज्यादा इजराइल में ये इस वक्त फैल चुकी है। और ट्रंप साहब जो हैं उनके खिलाफ अपोजिशन इस हद तक बढ़ गई है उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कि 2 दर्जन स्टेट सामने आ गई, यानी आधा अमेरिका जो है वो इस वक्त ट्रंप के खिलाफ जब आ चुका है। कैलिफोर्निया से इसका आगाज हुआ, उसके बाद लास्ट रिपोर्ट में हमारे सामने आया कि 12 रियासतों ने लॉ सूट फाइल कर दिया है। अब ये तादाद जो है वो 25 के करीब हो चुकी है। 50 टोटल रियासतें हैं और 25 जो है वो सामने आ चुकी हैं, यानी आधा अमेरिका ट्रंप के। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो सबको पता है कि वो अमेरिकी एम्पायर को तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रही हैं। देखिए, इस वक्त ट्रंप ने ये ऑर्डर किया है कि दुनिया भर में जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनका बजट जो है वो कट किया जाए और बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो वहां पर अब सवाल ये उठ रहा है कि यमन के ऊपर ये जो बमबारी जारी है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तो ये किस मकसद के लिए है? ठीक है, वहां आप अपने लोगों को निकाल रहे हैं और यहां पर जो है वो इजराइल के लिए ये सारी जंग जो है वो लड़ी जा रही है। तो जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उन सब के ऊपर जो है वो बैकलैश सामने आ रहा है ट्रंप के ऊपर अंदर से। देखिए, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है और इससे ये बात अब वहां पर डिबेट हो रही है कि क्या ट्रंप अपना टेन्योर पूरा करेगा। इसलिए इजरायली लॉबी जो है वो ट्रंप से बहुत जल्द अपना काम निकलवा लेना चाहती है कि ईरान के ऊपर हमला हो जाए, क्योंकि ट्रंप का अब जितनी बड़ी तहरीक अंदर से उठ गई है, क्या ट्रंप जो है वो अपने 4 साल पूरे करेंगे। तो इसलिए इजरायली लॉबी जो है वो बहुत जल्द ट्रंप से अपना काम निकलवाना चाहती है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो ईरान के ऊपर हमला है। क्योंकि जब जंग के अंदर ड्रैग हो जाएगा अमेरिका, फिर बाद में ट्रंप रहे ना रहे, जंग तो फिर उसी तरह जारी रहेगी। अच्छा, तो आगाज हम सीरिया से करते हैं। नाज़रीन, सीरिया में इजराइल जो है वो एक ब्रूटल वॉर की तरफ शाम के लोगों को धकेल रहा है। दुरूज भी शाम के हैं, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेस भी शाम है, सिविलियंस भी शामी हैं, यानी दोनों तरफ जो है वो मासूम शामियों की जाने जो है वो इस वक्त जारी हैं। और दमिश्क से 3 किलोमीटर दूर जर्माना सिटी है। 48 घंटे पहले यहां से लड़ाई का आगाज होता है, जिसकी पीछे वजह क्या थी? एक ऑडियो क्लिप। और वो ऑडियो क्लिप कहां से आया, किसने वायरल किया, यहां से आगाज होता है और ये लड़ाई अभी भी वहां पर जारी है। 70 के करीब हलाकतें वहां पर हो चुकी हैं, 70 के करीब। और उसमें यानी इधर जो दमिश्क की फोर्सेस हैं उनकी हलाकतें हुई हैं, सिविलियंस उसमें जानों से गए हैं, और जो दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स हैं बैक्ड बाय इजराइल और हैं वो भी शाम ही के ना। तो 70 के करीब हलाकतें हो गई हैं, सिविलियंस दमिश्क वाली साइड से और इजरायली हिमायती ग्रुप्स ये जनाब वहां पर। और फिर जर्माना से होती हुई ये सहनाया का जो सिटी है, 13 किलोमीटर ये दमिश्क से दूर है, 13 किलोमीटर बिल्कुल यानी 7। तो यहां पर लड़ाई होती रही, अब भी जारी है। और यहां पर जो है वो कोशिश की गई दरूज कम्युनिटी की जानिब से, जो असल नुमाइंदे हैं दरूज के, वो आए, उन्होंने यहां पर सीज फायर करवाने की कोशिश की और एक ऐलान भी हुआ। दमिश्क ने अनाउंस किया कि यहां पर ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि पीछे इजराइल बैठा हुआ है, तो वो चीज़ों को इतनी जल्दी कंक्लूड होने नहीं देगा। तो दोबारा से दमिश्क अथॉरिटीज़ के ऊपर जब वो हमला कर दिया गया और जर्माना के अंदर लड़ाई इस वक्त जारी है। और इसके साथ जो अभी तीसरे शहर के अंदर लड़ाई फैल गई है, ये कानका का इलाका है, ये गुलान हाइट्स और दमिश्क के दरमियान मौजूद है। अगर आप 2 मैप देखें
तो ये कानका जो है वो गुलान हाइट्स और दमिश्क के दरमियान मौजूद है। और अगर अब दूसरा मैप देखें तो ये 3 सिटीज आपको नजर आ रहे हैं। एक दमिश्क से बिल्कुल पास है जर्माना, यानी 3 किलोमीटर है। दूसरी तरफ सनाया है, फिर सनाया ही की तरफ से कानका का जो शहर है। अब ये कानका के अंदर जो लड़ाई है वो जारी है और उधर से दरूज फाइटर्स आ रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर। वो अब ये दमिश्क कंट्री साइड में, यानी दमिश्क के इर्द गिर्द ये सारा जो साउथ सीरिया है, इसके मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर, शहरों, छोटे छोटे जो शहर हैं, उसमें लड़ाई बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पीछे से फाइटर्स आते चले जा रहे हैं। और इजराइल जो है वो यहाँ पर बमबारी कर रहा है, उनके ड्रोन्स ऊपर घूम रहे हैं और मुकम्मल एयर कवर जो है वो दिए हुए है। क्लैशेस परसिस्ट इन सीरियाज डमास्कस कंट्रीसाइड डिस्पाइट सीज फायर। क्लैशेस कंटिन्यू अक्रॉस सदर्न सीरिया। अब ये सिर्फ एक टाउन, एक शहर तक का मामला नहीं है, अब ये आगे से आगे फैल रहा है, हर घंटे जब वो फैल रहा है। अभी आप देखिए 24 घंटों में ये लड़ाई 3 शहरों में फैल चुकी है। डिस्पाइट अ डिक्लेयर्ड सीज फायर with clashes erupting in Kankar as Israel seeks to exploit sectarian tensions। इस पूरे अरसे में इसराइल ने सेक्टेरियन वायलेंस फैलाने की कोशिश की है, शिया सुन्नी फैलाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें नाकाम रहा है। लेकिन यहां पर वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये दरूज वाले मामले के ऊपर। और दमिश्क अथॉरिटीज ने भी गलती की। देखिए जो वहां कोस्टल लाइन के ऊपर वाकया, वो उसको भूले मत, वो वो सेक्टेरियन वायलेंस था। तो इन्होंने और ज्यादा जब इसराइल को प्रोपेगेंडे का मौका दिया, तो इसराइल पूरे इन महीनों के अंदर नाकाम रहा है, लेकिन यहां पर उसको कामयाबी। तो ये सेक्टेरियन वायलेंस जो है सदर्न सीरिया में, और आप जानते हैं ये कितना ब्रूटल होता है, और इसराइल का मकसद सिर्फ यहां पर फसाद बर्पा करना है और कोई उसका मकसद नहीं है। गजा के अंदर जो जेनोसाइड है उससे तवज्जो हटे, खबरें कहीं और चले, मीडिया का फोकस जो है वो कहीं और हो, कोई लेबनान में सिविल वॉर छिड़ जाए, कोई इधर फिरका वाराना फसादात छिड़ जाए, तो उधर से जो शिद्दत है वो कम हो सके, ये बुनियादी तौर पर मकसद है। क्लैशेस कंटिन्यू टू इंटेंसिफाई अक्रॉस सदर्न सीरिया पर्टिकुलरली इन द दमास्कस कंट्रीसाइड। पूरे सदर्न सीरिया में अब ये मामला बढ़ रहा है, लेकिन खासकर जो दमिश्क की सराउंडिंग है वहां पर। डिस्पाइट द अनाउंसमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी सीज फायर इन सिलेक्टेड एरिया, कुछ घंटे पहले ये सीज फायर अनाउंस भी हुआ कि मामलात को रफा दफा करने की कोशिश की गई, ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई जारी है। फाइटिंग इरप्टेड ओवरनाइट ऑन द कनकार फ्रंट with local sources telling heavy gunfire and mortar shells struck the village। Israel bombs Syrian administration citing threats to Druze minority। अब वो बस इसी यानी प्रटेक्स के अंदर, इसी जवाब के अंदर के देखो तो हम तो दरूज को बचा रहे हैं, और फिर वो ये भी बयानियां प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो इनसे माइनॉरिटीज को खतरा है, इन्होंने अलावाइज को वहां पर मारा है, 1300 सिविलियंस को इन्होंने वहां पर मारा है, तो ये सिविलियंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम हमारे इत्तेहादी हैं दरूज, तो हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो वो प्रोटेक्ट जो है वो बयानिया भोंडा बयानिया है, ठीक है, यानी जो भी वहां पर हुआ है, इसराइल के पास किसने ये हक दिया है कि वो वहां पर जाए और बमबारी करे, तो उसका मकसद कुछ और है, लेकिन वो इसको बयानिया बनाकर। क्लैशेस हैव बीन रिपोर्टेड बिटवीन आर्म्ड दरूज एंड सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस। अब ये जो दरूज हैं ये इसराइल वाले गुलान हाइट से नहीं आ रहे हैं, जो इसराइल ऑक्युपाइड गुलान हाइट है, ये शाम के पास जो एरिया है वहां से ये दरूज आ रहे हैं, यानी शाम के लोग उधर, शाम की फोर्सेस इधर, शाम के दरूज, दरमियान में शाम के सिविलियंस, और सेक्टेरियन नाम के ऊपर, यानी इंतहाई ब्रूटल तरीन ये लड़ाई है। तो यहां पर बड़ी नाजुक घड़ी है और पूरे रीजन के लिए ये यहां से जो लड़ाई है वो पूरे रीजन को अपनी लिपेट में ले सकती है। और दूसरी बात यह है कि 2 ही तरीके हैं इसराइल को रोकने के। एक ये कि अमेरिका इसको रोके, टर्की बात कर रहा होगा डेफिनेटली, बाकी रीजन भी कर रहा होगा कि अमेरिका इसराइल को रोके। अभी तक अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट दिया, पता नहीं वो रोकता है या नहीं रोकता। दूसरा जरिया जो है वो ताकत का है। तो अगर अगले 24 घंटों 48 घंटों के अंदर अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं होती और अमेरिका आकर नहीं रोकता, तो टर्की के पास टाइम थोड़ा है। अब आप जरा अंदाजा करें, अगर ये फाइटर्स दमिश्क के अंदर दाखिल हो गए तो फिर क्या होगा। और ये दमिश्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं क्योंकि इनके पास एयर कवर मौजूद है, ये जहां चाहें फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये जिस शहर तक पहुंचना चाहें ये पहुंच सकते हैं। तो ये पहले दमिश्क की कंट्री साइड के अंदर, सराउंडिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहां पर लड़ाई कर रहे हैं। तो ये किसी भी वक्त दमिश्क में अगर दाखिल होना चाहें अगर तो उधर भी दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो एयर कवर है। जो भी इनसे लड़ने के लिए खुले मैदान के अंदर आएगा, ऊपर से इजराइल बमबारी करेगा, ठीक है ना, ऊपर से इजराइल बमबारी करेगा, तो कोई खुले मैदान में ना वो अपने टैंक से लेकर आ सकते हैं ना अपने फाइटर्स लेकर आ सकते हैं, तो लड़ाई शहरों के अंदर होगी। तो इसलिए टर्की के पास टाइम थोड़ा है। इजराइल अगर उसने किसी भी वक्त फैसला किया कि दमिश्क में दाखिल होना है तो वहां पर दाखिल हो सकता है, और इन शहरों के अंदर ये लड़ाई फैलती चली जा रही है।
मतलब आप कह लेंगे बड़ी घंटों वाली सूरत हाल है, बड़ी नाजुक तरीन सूरत हाल है और बड़ी अफसोसनाक कि शाम के लोगों को एक बार फिर ये फेस करना पड़ रहा है। और इसी दरमियान जनाब इजराइल के अंदर जो है वो लार्जेस्ट फायर जारी है। ये इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी फायर है, आग है, और ये आधे से ज्यादा इजराइल को अब अपनी लिपेट के अंदर ले चुकी है, कंट्रोल नहीं हो रही है। अभी यूरोप से भी जहाज आ गए हैं, इटली से, साइप्रस से और ग्रीस से 100 से ज्यादा फायर फाइटिंग टीम्स काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रही है। और एक सबसे बड़ा फिनोमेना जो देखा जा रहा है कि ये अपनी सेटलमेंट से भाग भाग कर निकल रहे हैं, खासकर यरूशलेम से ये भाग भाग कर जब निकल रहे हैं तो ये जैसे कोई कहर है जो इनके ऊपर आया है, तो बहरहाल बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी हो रही हैं और पूरा इजराइल जो है उस वक्त नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। 17 फायर फाइटर्स इंजर्ड व्हाइल एक्सटिंग्विशिंग फायर दैट ब्रोक आउट इन सेंट्रल ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन एंड ऑक्युपाइड अल कुदस। ये यरूशलेम माउंटेन से इसका आगाज हुआ और अब ये तल अवीव और सेंट्रल इजराइल वहां तक फैल चुकी है। 155 फायर फाइटिंग टीम्स, 155 फायर फाइटिंग टीम्स हैं, उसमें हर टीम के पास हैवी इक्विपमेंट है और लेटेस्ट इक्विपमेंट है। 155 टीम्स हैं, यानी टीम होती है ना, उनके पास अपना अपना इक्विपमेंट है। तो ये इतने बड़े नंबर्स की टीम्स काम कर रही हैं, आर स्टिल वर्किंग टू एक्सटिंग्विश फायर हॉटस्पॉट्स इन ऑक्युपाइड अल कुदस व्हिच हैज नॉट येट बीन कंट्रोल्ड। अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। 119 फायर क्रूज कंटिन्यू टू फाइट fire in Jerusalem hills in 11 sectors. 8 airplanes to arrive today loaded with aid from Cyprus, Italy to contain fire. अब पीछे से मजीद जो प्लेन्स हैं वो आ रहे हैं। Mass evacuation ordered as wildfire in Gulf Israeli occupation. Mass evacuation, वो नॉर्थ वाले तो ऑलरेडी इधर आकर बैठे हुए थे, अब यहां से मैस इवैक्यूएशन हो रही है और अब ये पता नहीं किस तरफ इवैक्यूएशन करेंगे, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स के अंदर इवैक्यूएशन हो रही है और भाग रहे हैं, सेटलमेंट्स को छोड़कर भाग रहे हैं। मैसिव वाइल्डफायर्स नियर ऑक्युपाइड अल कुदस फोर्स इवैक्यूएशंस इंजर इजरायली सेटलर्स and prompt Israel to declare a national emergency as official warns of worsening weather and possible arson. मौसम मजीद खराब हो रहा है, हवाएं तेज हो रही हैं, तो इससे आग जो है वो और ज्यादा फैलने वाली है, बाकी एरियाज के अंदर मजीद फैलने वाली है, ठीक है। और ऊपर से हुतीज मिसाइल मार रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलने वाला मैं आपके सामने रखता हूं। तो मौसम की खराबी, आग कंट्रोल नहीं हो रही और ये मजीद एरियाज में फैल सकती है। इवैक्यूएशन अक्रॉस मल्टीपल इजरायली इलीगल सेटलमेंट्स and triggered the deployment of Israeli military units to assist firefighters. इजरायली मिलिट्री जब वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है और इलीगल सेटलमेंट से ये कैसे भाग रहे हैं। फुटेज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया शोज इजरायली सेटलर्स फ्लीइंग, बकायदा भाग रहे हैं, ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन एज फायर रेज्ड एंड स्प्रेड अनकंट्रोलेबली, कंट्रोल के बगैर जनाब आगे से आगे फैल रही है। तो ये जनाब इनके साथ यहां पर हो रहा है और अचानक हुआ है ये, मतलब कोई इसका पहले कोई होता ना कि वार्निंग जारी की, बस अचानक हो गया है। और इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो यमनी मिसाइल हैं उनका आप देखें मलबा गिरता है, वो चिंगारियां कहीं किसी पहाड़ियों के ऊपर, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक तरफ ये आग लगी है और जिन जिन इलाकों की तरफ नहीं लगी, अब हुतीज वहां पर मिसाइल मार रहे हैं। अभी उन्होंने जनाब एक तो तल अवीव के ऊपर मिसाइल मारे हैं, ड्रोन फायर किए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो पोर्ट सिटी है एश्कलोन, अशदोद, वहां पर ये अटैक्स किए गए हैं। और साथ उन्होंने अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया है, हैरी ट्रूमैन के ऊपर उन्होंने अटैक किया, बहुत हजीमत अमेरिका को उठाना पड़ी, एक जहाज डूब गया हूती से लड़ते हुए, जो दुनिया की 50 टॉप आर्मीज में भी नहीं आते, उन हूती से लड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 आर्मी का फाइटर जेट जब डूब गया, सबसे बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर से, जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा शाहकार है, उससे डूब गया। अब उन्होंने दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि बहरा अरब के अंदर खड़ा हुआ है, उसको हिट कर दिया है। मतलब इंतहाई जिल्लत, जिसको आप कहते हैं ना इंतहाई जिल्लत, वो इंतहाई जिल्लत है। सना अनाउंसेस डाउनिंग F-18 hitting vital Israeli military sites. The Yemeni armed forces also downed F-18 fighter jet during operation that forced the US crewmen retreat toward the northern Red Sea. अब ये उन्होंने डिटेल्स बताई हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। डबल मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल में उन्होंने किए हैं, जिसमें याफा ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। एक जो है वो उन्होंने एश्कलोन के अंदर हिट किया है इसी याफा ड्रोन के साथ, और दूसरा जो है वो उन्होंने तल अवीव को हिट किया है इसी याफा ड्रोन के साथ। वो कह रहे हैं कि वाइटल इजरायली मिलिट्री साइट इन एश्कलोन एंड तल अवीव, ये उन्होंने डबल ऑपरेशन जो है वो इजराइल के अंदर किए। फिर वही सारा एक तरफ देखे ना यरूशलेम और वो सारा सेंट्रल इजराइल, इवैक्यूएशन हो रही है, सायरन बज रहे हैं, इमरजेंसी लगी हुई है, कैजुअलिटीज हो रही हैं, हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट हैं, फौज वहां पर तैनात हुई है। दूसरा एरिया यानी एश्कलोन वाली साइड, अब वहां पर
उन्होंने ड्रोन मार दिए हैं और तल अवीव में अब वहां पर सायरन्स बज रहे हैं और वो शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और भागते हुए उनकी कैजुअलिटीज भी हो जाती है। तो ये जनाब एक तरफ वो सारा आधा इजराइल और जिस एरिया में कुछ नहीं हो रहा यमन ने वहां पर जाकर ड्रोन फायर कर दिए। तो देखिए रेजिस्टेंस इससे ज्यादा ये उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा है जो वो यहां पर लड़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन यमन ऑनगोइंग डिफेंस कैंपेन, बहुत ज्यादा एस्केलेशन देखी जा रही है। कन्फ्रंटिंग दैट द यमनी आर्म्ड फोर्सेस कैरिड आउट अ प्रिसीजन ड्रोन ऑपरेशन टारगेटिंग द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंसन एंड इट्स एस्कॉर्ट वॉरशिप्स इन द अरेबियन सी। यानी यमन ने एस्केलेट किया है हैरी ट्रूमैन को छोड़कर, अब उन्होंने अरेबियन सी के अंदर, अरेबियन सी ये तो रेड सी है ना, बहरा अरब के अंदर पता नहीं कितना दूर जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, उसको वहां पर खड़ा ही इसलिए किया है कि चले इसके ऊपर मिसाइल ना बरसे, तो वहां पर अब उन्होंने हिट किया है। और ये हैरान कुन है कि यमन ट्रैक कैसे कर रहा है, ये तो ट्रैक होते ही नहीं है। ये तो चाइना, जैसे हम पहले भी आपके सामने रखते हैं कि चाइना तो इसके ऊपर बड़ी बड़ी मशकें करता है कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक कैसे करना है। देख खुले समुद्रों में पता नहीं वो कहां पर खड़े हैं, तो यमन के पास तो ना कोई जंगी हथियार है ना कुछ है, फिर भी एक इतने खुले समंदर के अंदर खड़े हुए एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना। वी कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंसन एंड सेवरल ऑफ इट्स अकम्पनिंग वॉरशिप्स इन द अरेबियन। अब देखिए ना, एयरक्राफ्ट कैरियर को अलग से हिट किया है और उसके साथ जो 5-6 जंगी बेड़े थे उनको अलग से हिट किया है। The operation against the Vinson and its escort vessels were executed using multiple drones. बहुत सारे drones इस्तेमाल किए गए। The bold move came just one day after what Sare described as a victorious confrontation with another US carrier group. हैरी ट्रूमैन के साथ उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से फाते रहे, अब ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारे निशाने के ऊपर है। और फिर वो कहते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है हैरी ट्रूमैन, उसमें हमें सबसे बड़ी कामयाबी ये मिली और अमेरिका को सबसे बड़ी जिल्लत और हजीमत ये उठाना पड़ी कि हमने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को मजबूर किया कि वो यहां से विड्रॉ करते हुए सुएज कैनाल की तरफ भाग जाए। हमने फोर्स किया एयरक्राफ्ट कैरियर को, हुतीज कह रहे हैं जो टॉप 50 आर्मीज में नहीं है, कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर को मजबूर किया कि वो सुएज कैनाल की तरफ जब भाग जाए। ऑपरेशन फोर्स्ड ट्रूमैन टू विड्रॉ टू द नॉर्दर्न रेड सी टुवर्ड द सुएज कैनाल। And another outcome of the operation was the pursuit of the Truman with missiles and drones all the way to the far north of the Red Sea. और इस सारे टाइम में जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर सुएज कैनाल की तरफ भाग रहा था तो हमने इसके ऊपर मिसाइल मारना जारी रखे। जब वो उधर भाग रहा था तब भी हम साथ साथ मिसाइल मारते रहे। The resistance did not limit its response to American aggression. सिर्फ अमेरिका तक नहीं, सारे also confirmed a dual drone operation targeting strategic positions inside occupied Palestine. अमेरिका को भी हम जवाब दे रहे हैं और इजराइल को भी हम निशाने पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर अमेरिका का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है कि उनकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो रही है कि वो भाई हुतीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हुतीज। भाई दुनिया की आर्मी, अच्छा जी इसराइल है, अच्छा जी बरतानिया है, अच्छा जी फ्रांस है, अच्छा जी रशिया है, अच्छा जी चाइना है, ये दुनिया की आर्मीज हैं। और हुतीज कहां से आगे हैं? अब आप देखें ना दुनिया का वॉरफेयर सिस्टम कितना तब्दील हो रहा है। यानी ये दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे हैबत वाला इक्विपमेंट है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ जंगी बेड़े, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर लगते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर किसका निशाना बन रहे हैं? हुतीज का। यानी आप देखें कि ये बड़े बड़े इक्विपमेंट कैसे फेल हो रहे हैं। तो ये सारा नुकसान ये उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, सवाल ये है कि अगर इस जंग के इख्तिताम पर अगर अमेरिका और इजराइल की हेजेमनी मिडिल ईस्ट के ऊपर दोबारा से रिस्टोर ना हुई तो फिर क्या होगा? अगर हुतीज अपनी जगह पर मौजूद रहे, अगर हमास, इनकी जो हेजेमनी है वो रिस्टोर ना हुई दोबारा से मिडिल ईस्ट पर, तो फिर क्या होगा? देखिए फिर आप जंग हार चुके हैं, तो जब जंग हार जाते हैं तो इक़्तिदार खत्म हो जाता है। ये बुनियादी सी बात है। मिडिल ईस्ट के ऊपर दोबारा अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। और आप नोट करें, मिडिल ईस्ट के ऊपर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो आप कह लें कि 50s के एंड में जो ये सुएज कैनाल के ऊपर वॉर हुई थी, जिसमें फ्रांस, बरतानिया और इजराइल ने मिलकर मिस्र के ऊपर हमला कर दिया था। इस वॉर के बाद, या आप 60s से शुरू करें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है ये तब से यहां से आगाज होता है। इससे पहले यूरोप का इन्फ्लुएंस था मिडिल ईस्ट के ऊपर। अच्छा, तो अब आप देखिए यूरोप दोबारा मिडिल ईस्ट में आ रहा है और इधर से चाइना भी आ रहा है और इधर से रशिया भी आ रहा है। यानी वो जो एक हेजेमनी थी कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, वो नहीं है भाई। फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके गया है, बरतानिया करके गया है, इटली का दौरा हुआ है। ये सारे ममालिक क्या पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे?
तो आज इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहां से याद आ गई है? देखिए, यूरोप ने अमेरिका को लीडर माना हुआ था, तो अमेरिका यहां पर बैठा हुआ था, यूरोप को मसला नहीं था, या था भी सही तो उन्होंने माना हुआ था। लेकिन अब अमेरिका के तसल्लुत का खात्मा हो रहा है। तीन बड़े पावर हाउसेस, यूरोप, रशिया और चाइना, तीन मिनट के अंदर आ रहे हैं। और यहां पर जिसका गलबा था यानी अमेरिका, उसकी हालत क्या है? रेड सी के अंदर उसका हशर देख लीजिए। और जापान के फॉरेन मिनिस्टर अभी भी इस वक्त सऊदी अरेबिया में है और बहुत बड़ी मुलाकातें उनकी जा रही हैं। तो ये मिडिल ईस्ट बदल रहा है और इनकी जो हेजेमनी है वो पूरी तरह से चैलेंज हो चुकी है और अब ये उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन रिस्टोर होती हुई नजर नहीं आ रही। ये रिस्टोर कैसे होगी? तो इसलिए अमेरिका ने ये दोबारा जंग छेड़कर और ज्यादा बेड़ा गर्क किया। अब देखिए, बाइडेन ने पूरा जोर लगाया और शुरू में जनाब मीडिया कवरेज ऐसे हुई, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जनाब बुलाया गया मीडिया और अमेरिकी जर्नलों ने कहा कि हमने हुतीज की नींदें उड़ा दी हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मीडिया से गायब ही हो गया यमन, उसके बारे में अमेरिकन बात ही नहीं करना चाहते थे कि यमन में इनके साथ क्या बीती, लेकिन ट्रंप ने आकर फिर वो मामला छेड़ दिया। तो अमेरिका जब जंग ऑलरेडी हार चुका था, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, वो बाइडेन तो कमजोर था, बाइडेन फलाना था। और भाई, बाइडेन थोड़ी आकर लड़ रहा था, यही अमेरिका था ना, यही सेंटकॉम था, यही CIA थी, यही एयरक्राफ्ट कैरियर थे, यही इक्विपमेंट था। तो अमेरिका पहले अपना जोर लगा चुका था और हार चुका था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यमन इससे ज्यादा इफेक्टिव भी हो रहा है और ताकतवर भी हो रहा है और इनके जितनी मर्जी ये बमबारी कर लें, हुतीज को ये रोक नहीं सकते। आप देखिए अमेरिका के हाथ से दुनिया कैसे निकल रही है। चाइना जो है वो यूरोप के साथ इकोनॉमिक डील करने जा रहा है, ट्रेड डील करने जा रहा है और ये एक हिस्टोरिक टाइम होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। और खासकर पिछली सदी के तनाजुर में जो चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कही जाती है, क्योंकि यूरोपियंस है वो वहां पर आकर काबिज हो गए थे और ओपियम के ऊपर पूरी चाइनीज जनरेशन को लगा दिया गया, तो वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहलाती है चाइना की। उस तनाजुर में आज यूरोप और चाइना डील कर रहे हैं अमेरिका के मुकाबले के अंदर। चाइना टू लिफ्ट सैंक्शंस ऑन EU लॉ मेकर्स इन बिड टू रीस्टार्ट ट्रेड टॉक्स। कुछ चाइना ने इनके लॉ मेकर्स के ऊपर सैंक्शन लगाई हुई थी, चाइना खत्म कर रहा है, इधर से मामला ठीक हो रहा है। द स्ट्रिक्टर ट्रंप बिकम्स and more tariff he imposes, the closer China and EU get despite their difference। ट्रंप की सख्ती की वजह से यूरोप और चाइना करीब आ रहे हैं और जैसे जापान की स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखी थी कि ट्रंप की पॉलिसीज एशियन नेशंस को भी चाइना की तरफ पुश करेंगी और यहां यूरोप भी चाइना की तरफ जा रहा है। अनलॉकिंग स्टार्ड EU चाइना ट्रेड टॉक्स, वो ट्रेड टॉक्स जो रुकी हुई थी वो अब दोबारा, क्योंकि यूरोप को नई मार्केट्स, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें चाहिए ना, तो अब वो अमेरिका से अपना रिलायंस खत्म कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, और ट्रंप के खिलाफ जो है वो 2 दर्जन के करीब जो रियासतें हैं वो सामने आ गई हैं। जरा हेडलाइन देखिए, 2 डजन US स्टेट्स सू ओवर अमेरिकॉप्स कट्स साइटिंग लीगल वायलेशंस। मतलब ट्रंप के बेतहाशा उसके काम है ना, कोई जॉब से निकला हुआ है, किसी को कोई मसला है, किसी को किसी चीज से मुतासर हुआ है, इतने एग्जेक्टिव ऑर्डर उसने पास किए हैं, तो वो 2 दर्जन से ज्यादा रियासतें जब वो सामने आ गई हैं। ये सबसे पॉपुलर प्रेजेंट है और इकोनॉमिस्ट वहां पर बैठे चीख रहे हैं कि ये बेड़ा गर्क हो रहा है अमेरिकन इकोनॉमी का। ठीक है, तो ये चीज है। और अमेरिका क्या कर रहा है? चाइना राइज कर रहा है तेजी के साथ और अमेरिका क्या कर रहा है? हुतीज के साथ लड़ रहा है और ICJ के अंदर जाकर जो इजराइल की जेनोसाइड है, ठीक है, उसको डिफेंड कर रहा है, मतलब उसको जाकर डिफेंड कर रहा है। ये इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज हैं। जब ये एम्पायर फॉल कर रहा है तो अमेरिका की तरजीहात क्या है? ICJ में जाकर उस जेनोसाइड को जो लाइव हो रही है और सारी दुनिया देख रही है उसको डिफेंड कर रहा है। तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।